Dear students, myself Naveed Ahmed, I'm your biology teacher for grade 12 and you know that previous lecture में हमने DNA के मुतालिक पढ़ा था और DNA में वाटसन एंड क्रिक मॉडल अभी हमने डिस्कस करना है। स्टूडेंट्स, पहले जो आपने एक्स-रे डिफ्रैक्शन मॉडल में डिस्कस किया जो कि रोजालिन फ्रैंकलिन ने प्रपोज किया, बिल्कुल उसी की अंडरस्टैंडिंग लेते हुए अभी जेम्स डी वाटसन और फ्रांसिस क्रिक जो है इन्होंने प्रॉपर तरीके से डीएनए का मॉडल प्रिपेयर किया और उसे एक्सपोज किया एंड वी नो नाउ दैट कि इट इज़ वेरी करेक्ट। बिल्कुल अब तक का जो डीएनए का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन हुआ है वो बेस्ट वे में इन्होंने ही एक्सप्लेन किया है और वो अभी तक चल रहा है। तो इन तमाम को स्टडी करने के लिए, समझने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। यानी कि डीएनए जो होता है वो दो स्ट्रैंड्स पर मुश्तमिल होता है और एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो बना रहा होता है। तो हमारा जो टॉपिक है वो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। और ये प्रपोज जो किया था वो किया था दो साइंटिस्ट ने। अब जो दो साइंटिस्ट हैं वो कौन कौन से हैं? उसमें जो दो साइंटिस्ट थे, एक जेम्स डी वाटसन और दूसरा है फ्रांसिस क्रिक। ये दो साइंटिस्ट जो हैं वो इन्होंने वर्किंग की है। देखिए स्टूडेंट्स, अब जेम्स डी वाटसन एक, फ्रांसिस क्रिक, इन्होंने 1953 के अंदर वर्किंग की। बेसिकली इससे पहले जो एक्स-रे डिफ्रैक्शन मॉडल था दैट वाज प्रपोज्ड बाय रोजालिन फ्रैंकलिन। ये रोजालिन फ्रैंकलिन ने प्रपोज किया था। इन्होंने उस मॉडल से थोड़ी सी समझ ली कि ये किस तरह से डीएनए है और इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के अंदर वर्किंग की। और वहाँ पे जब इन्होंने वर्किंग की तो उससे पता चला कि इन्होंने मतलब ये मॉडल प्रपोज किया और पता चला कि डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड जो है हेलिकल शेप रखता है। तो इस तरह से इस मॉडल को हम डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए भी कह सकते हैं। तो उसी के नाम पे हम इसको एज टॉपिक के नाम स्टार्ट करते हैं और हम इसे सम टाइम वाटसन एंड क्रिक मॉडल भी कह लेते हैं। अब इसके अकॉर्डिंगली क्या था, कैसे डीएनए बना हुआ है, उसमें चंद एक खासियत हैं। सबसे पहली तो ये है कि डीएनए जो है ये डबल स्ट्रैंडेड होता है। डबल स्ट्रैंडेड का मतलब कि डीएनए के दो स्ट्रैंड होते हैं। ये जो डीएनए के दो स्ट्रैंड हैं, ये दोनों स्ट्रैंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। कैसे होते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब कि दैट कंसिस्ट अपॉन मेनी न्यूक्लियोटाइड्स। इसमें बहुत ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो मौजूद हैं। लेट्स सपोज हम इसे साथ साथ ड्रॉ भी कर लेते हैं ताकि हमें समझ आए इसकी। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ पे देयर इज अ वन न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये मैं ब्रीफ सा बनाऊंगा, इतनी डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि हम पहले ही इसकी डिटेल जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। अब इस तरफ ये नाइट्रोजनस बेस, ये हो सकता है कि 5 कॉर्नर रिंग वाली हो, एक यानी कि इसमें डबल रिंग्ड हो। डबल रिंग्ड होगी तो आप ये बात जानते हैं कि ये प्यूरीन है और ये कार्बन नंबर 5 है और इस कार्बन नंबर 5 के ऊपर यू नो दैट कि ऑक्सीजन और ये फॉस्फेट जो है वो लिंक होता है। तो दिस इज अ वन न्यूक्लियोटाइड। ये एक न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ पे ये 3 प्राइम एंड पर एक फॉस्फेट ग्रुप जो है वो और अटैच होता है दूसरे न्यूक्लियोटाइड का। जब ये अटैच होगा दूसरे न्यूक्लियोटाइड का तो उससे भी हम कहते हैं आगे इसकी जो चेन है वो एक्सटेंड करेगी। तो यहाँ पे ये COP और यहाँ पे फिर OC और एक नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड जो है वो यहाँ पे लिंक करेगा इस तरह से। सेम एज इज कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 1 पर क्या अटैच होगी? नाइट्रोजनस बेस अटैच होगी।
अब ये नाइट्रोजनस बेस सिंगल रिंग भी हो सकती है, डबल रिंग भी हो सकती है, दोनों तरह से हैं। तो यहाँ पे ये कार्बन नंबर 2 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ पे चूंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है, हम आरएनए नहीं बना रहे, तो जब हम डीएनए बना रहे हैं तो डीएनए में यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कार्बन नंबर 2 पर जो होगा वो हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव होगी। जब ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव्ड होगी तो इसलिए हम इसे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के नाम से भी मेंशन कर सकते हैं। तो हियर इट इज अ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, सेम एज इट इज, यहाँ पे भी ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, सिर्फ कार्बन नंबर 2 पे हाइड्रोजन है। जस्ट टू मेमोराइज ये मैंने आपके लिए बनाया, और ये आगे फिर O और ऑनवर्ड यानी कि इससे आगे एक्सटेंशन होती जाएगी। लेट्स सपोज कि ये हमारे पास 3 प्राइम था और ये वाला कार्बन जो है वो कौन सा है, 5 प्राइम, और यू नो दैट कि हम 5 प्राइम पे भी आगे एक और न्यूक्लियोटाइड जो है वो आगे लिंक कर सकते हैं, यहाँ पे भी एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो आगे लिंक कर सकता है, और यहाँ से वो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है वो अगेन बनेगा और अगेन एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो यहाँ पे अटैच हो सकता है। अब देखिए हम बना लेते हैं, जब हम बनाते हैं तो यहाँ पे वो अगेन फास्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है वो उसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे ये O और फिर अगेन C, ठीक है, और यहाँ पे ये एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो मौजूद होगा। इस न्यूक्लियोटाइड में यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस है, दिस नाइट्रोजनस बेस कैन बी डबल रिंग, कैन बी सिंगल रिंग, ये डिपेंड करता है कि सीक्वेंस क्या है उसकी। यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगेन और ये 3 प्राइम एंड इसमें मौजूद है। तो ये एक स्ट्रैंड एग्जिस्ट कर रहा है। इस स्ट्रैंड की बात करें तो ये ओवरऑल स्ट्रैंड जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तरह से, तो ये वाला स्ट्रैंड 5 प्राइम और ये वाला स्ट्रैंड जो होगा वो कौन सा है, 3 प्राइम है। तो एक एंड इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड का 5 प्राइम होगा और दूसरा ऑलवेज जो होगा वो कौन सा होगा, 3 प्राइम एंड होगा। और यहाँ पे हम चूंकि डीएनए का बना रहे हैं और यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद नहीं होगा ऑन कार्बन नंबर 2 प्राइम। अब यहाँ पे ये जो इसकी पहली बात थी इस मॉडल के अकॉर्डिंगली वो यही है कि डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड है और दोनों स्ट्रैंड जो हैं वो किस तरह के होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। अब दूसरी जो बात उसने की कि ये जो स्ट्रैंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड हैं, दीज आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि ये दोनों स्ट्रैंड जो हैं वो कैसे होंगे, दीज आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे। एंटी पैरेलल का मतलब क्या ले रहा है, एंटी पैरेलल का मतलब ये ले रहा है कि अगर एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, यानी कि यहाँ पे हम ये बात करें एक स्ट्रैंड अगर 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो दूसरा स्ट्रैंड बिल्कुल इसके ऑपोजिट होगा, यानी कि दूसरा स्ट्रैंड जो यहाँ पे मौजूद होगा वो ये 3 प्राइम होगा और ये कौन सा होगा, 5 प्राइम। तो ये दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे के क्या हैं, एंटी पैरेलल होंगे। तो ये इसकी दूसरी बात है। तो यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे कि हमने ये एक स्ट्रैंड की बात की है, अब एक और स्ट्रैंड यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। अब जो दूसरा स्ट्रैंड होगा वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट होगा, एंटी पैरेलल होगा। जैसे कि हमने यहाँ पे ये बात की है कि ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो दूसरा हमें ये बात समझ जानी चाहिए कि दूसरा स्ट्रैंड इसके ऑपोजिट होगा, और वो जो ऑपोजिट होगा वो ऐसे होगा कि यहाँ पे ये 3 प्राइम एंड होगा और इस वाला जो स्ट्रैंड होगा वो एंड होगा वो कौन सा होगा, 5 प्राइम एंड होगा। हम डायग्रामेटिकली ड्रॉ करते हैं। लेट्स सपोज कि ये एक नाइट्रोजनस ये हमारे पास पेंटोज शुगर है, ठीक है। अब पेंटोज शुगर तो आप जानते हैं कि इसका एक कार्बन नंबर 5 प्राइम है, ठीक है। जब ये कार्बन नंबर 5 प्राइम है तो ये नीचे की तरफ है, यहाँ पे जो है ये कार्बन नंबर 4 और ये कार्बन नंबर कौन सा होगा, 3 प्राइम, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये कार्बन नंबर 3 प्राइम, यहाँ पे वो हाइड्रोजन, जहाँ पे भी हाइड्रोजन होगा, ये कार्बन नंबर 1 है और इस कार्बन नंबर 1 के ऊपर ऑलवेज अटैच होती है नाइट्रोजनस बेस। एक बात और याद रखिएगा, यहाँ पे उसने ये कहा है कि यहाँ पे अगर प्यूरीन है तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट कौन सी होगी, पायरामिडीन्स होगी। तो ये भी एक बात, अगर नेक्स्ट जो उसने बात की है कि एंटी पैरेलल तो हैं, अगर एक साइड पर प्यूरीन है तो उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे कौन सी होगी, पायरामिडीन होगी, यानी कि अगेंस्ट ईच अदर, अगेंस्ट ईच अदर ये ऑपोजिट होंगी। ऑपोजिट यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि एक साइड पर अगर एडिनिन है
तो उसके बिल्कुल ऑपोजिट कौन सी होगी? थाइमीन। और अगर ग्वानिन है तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट जो होगा वो क्या होगा? साइटिडीन। यानी कि अगर एक साइड पर क्या है? प्यूरीन है, तो उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे जो मौजूद हो सकती है वो क्या होगी? ऑलवेज पायरिमिडीन होगी। ऑलवेज क्या होगी? पायरिमिडीन होगी। ये बात हमने यहाँ पे भी जहन में रखनी है। जैसे कि हमेशा एडिनिन के अगेंस्ट क्या होगी? थाइमीन। ग्वानिन के अगेंस्ट क्या होगी? साइटिडीन। और थाइमीन के अगेंस्ट एडिनिन। इस तरह से साइटोडीन के अगेंस्ट क्या होगी? ग्वानिसिन होगी। कभी भी ऐसे पॉसिबल नहीं है एडिनिन ग्वानिसिन के साथ मैच करे या थाइमीन साइटोडीन के साथ, या ये ऑपोजिटली मैच करें। कभी भी ऐसा मुमकिन नहीं है। तो यहाँ पे लेट्स सपोज कि ये डबल रिंग्ड है। जब ये डबल रिंग्ड है तो या तो ये एडिनिन हो सकती है या फिर ये ग्वानिन हो सकती है। लेट्स सपोज कि मैं ये कह लेता हूं कि ये एडिनिन है, तो इसके अगेंस्ट ऑलवेज, ये अगर प्यूरीन है तो इसके अगेंस्ट ऑलवेज क्या आएगी? पायरिमिडीन आएगी। तो ये एडिनिन है तो इसके अगेंस्ट हमेशा क्या होगी? थाइमीन होगी। तो यहाँ पे हम ये बात करते हैं कि ये एक सिंगल स्ट्रैंडेड यहाँ पे ये स्ट्रक्चर मौजूद होगा। सिंगल स्ट्रैंडेड में स्ट्रक्चर जो है वो एक सिंगल रिंग्ड मौजूद होंगी, और वो क्या चीज़ है? दैट इज थाइमीन। ये थाइमीन है, और इनका आपस में जो लिंकेज होगी वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, ये डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो एग्जिस्ट करती है एडिनिन और थाइमीन के अगेंस्ट, यानी कि 2 हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करेंगे। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड अब इस 5 प्राइम के साथ अगेन एक अटैच होगा। अब जो इसके साथ अगेन अटैच हो रहा है वो क्या है? इसका फर्दर जो हम कहते हैं एक नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड जो है वो इसके साथ क्या करेगा? लिंक करेगा। अब जो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड लिंक कर रहा है वो यहाँ पे हमारे पास है पेंटोज शुगर, कार्बन नंबर 5 प्राइम अगेन। ये जो 5 प्राइम है यहाँ पे कार्बन नंबर 1 होगा, और कार्बन नंबर 1 के ऊपर एक नाइट्रोजनस बेस लिंक करेगी, और ये जो नाइट्रोजनस बेस लिंक करेगी दैट इज ऑलवेज डबल रिंग। क्योंकि इस साइड पे सिंगल रिंग है तो इस साइड पे क्या होगी? डबल रिंग होगी। यानी कि एक साइड पे प्यूरीन है तो दूसरे साइड पे क्या होगी? पायरिमिडीन होगी। लेट्स सपोज कि हम यहाँ पे ये बात करते हैं कि ये जो डबल रिंग है दैट इज गोनोसिन, तो इसके ऑपोजिट हमेशा क्या होगी? साइटिडीन होगी। और इनके दरमियान में भी हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, लेकिन इसके दरमियान में जो हाइड्रोजन बॉन्ड हैं वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। बिल्कुल 3 हाइड्रोजन बॉन्ड जो हैं वो इसमें एग्जिस्ट करेंगे। नेक्स्ट हम एक और न्यूक्लियोटाइड ड्रॉ करते हैं। अब ये न्यूक्लियोटाइड जो है वो यहाँ पे नेक्स्ट एक्सटेंड करेगा 5 प्राइम से आगे, और इसके आगे फिर पी के बाद जो है ओ, अगेन कार्बन नंबर 3 प्राइम पर, और कार्बन नंबर 3 प्राइम पर जो आएगा वो सेम ये कार्बन नंबर 5 प्राइम। जब ये कार्बन नंबर 5 प्राइम है तो इस पे भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप और H यू नो दैट मौजूद होता है, तो ये 5 प्राइम एंड इस तरफ आ जाएगा। जो कार्बन नंबर 1 है यहाँ पे अगेन न्यूक्लियोटाइड अगेन नाइट्रोजनस बेस अटैच करेगी, और इस तरफ अगर प्यूरीन है तो इस तरफ क्या होगी? पायरिमिडीन होगी। एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे। लेट्स सपोज यहाँ पे हम ये कहते हैं कि अगर ये जो है एडिनिन है तो इट विल ऑलवेज थाइमिडीन, ये क्या होगी? थाइमिडीन है। और इनके दरमियान अगेन कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड जो हैं वो एग्जिस्ट करेंगे। तो स्टूडेंट एक बात आपने यहाँ पे ये बात समझी है कि ये डीएनए ऑलवेज डबल स्ट्रैंडेड है हमेशा के लिए। और दूसरी बात ये है कि ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, मतलब इसमें बहुत ज्यादा मेनी न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। एक नेक्स्ट हमने ये कहा कि ये स्ट्रैंड्स एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, यानी कि ये स्ट्रैंड अगर 3 प्राइम टू 5 प्राइम है तो इसके बिल्कुल एंटी पैरेलल ये 5 प्राइम टू क्या होगा? 3 प्राइम होगा, बिल्कुल एंटी पैरेलल। दूसरी हमने ये बात की कि ये जो स्ट्रैंड है ये दूसरे स्ट्रैंड की जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट आएंगे, और ये जब ऑपोजिट आएंगे यानी कि एडेनिन थाइमिन के अगेंस्ट, गोनोसिन साइटोडिन के अगेंस्ट, सेम एज इट इज प्यूरीन के अगेंस्ट क्या आएगी? पायरिमिडीन आएगी, और पायरिमिडीन के अगेंस्ट क्या आएगी? प्यूरीन आएगी। सेम यहाँ पे अगर एक साइड पर डबल रिंग्ड है तो दूसरी साइड पे क्या होगी? सिंगल रिंग। इस साइड पे अगर डबल रिंग्ड है तो इस साइड पे क्या होगी? सिंगल रिंग्ड होगी। तो यानी कि एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट आप कह सकते हैं ये आएंगे, और हमेशा
आगे चलते जाएंगे तो इसकी जो बैकबोन बन जाएगी, लेट्स सपोज कि अगर मैं ये बात करता हूं कि ये उसकी बैकबोन है, तो बैकबोन इज ड्यू टू द फॉस्फेट ग्रुप एंड राइबोज शुगर। यानी कि जो डीएनए की बैकबोन है, अगर मैं इसकी बात करूं, ये डीएनए की बैकबोन जो इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है, दैट इज मेड अप ऑफ डीऑक्सीराइबोज, ये डीऑक्सीराइबोज से बनी हुई है, और प्लस में हमने कहा कि इसमें फॉस्फेट ग्रुप जो है वो भी एग्जिस्ट कर रहा है। जबकि अगर हम बात करें इसके इनवर्ड, इसके अंदर क्या मौजूद है, तो इसके इनसाइड जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, दैट इनसाइड इज नाइट्रोजनस बेसेस। यानी कि इसके जो इनसाइड एग्जिस्ट कर रही हैं, दीज आर नाइट्रोजनस बेसेस, इसके इनवर्ड मौजूद हैं नाइट्रोजनस बेसेस, ये इसके इनवर्ड हैं, अंदर वाली साइड पे मौजूद होती हैं। ठीक है। अब स्टूडेंट, अब जो इनवर्ड आपस में दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे के साथ लिंक हैं, these both strands are linked to each other through hydrogen bond। तो ये जो बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग कैसी है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, लिंक होते हैं। तो अब अगर ये बात की जाए कि ये जो हमारे पास नाइट्रोजनस बेस मौजूद है इस तरह से, और ये नाइट्रोजनस बेस मौजूद है, ये दोनों नाइट्रोजनस बेसिस के दरमियान में जो इंटरेक्शन है, दैट इज नोन एज हाइपरफोबिक इंटरेक्शन। यानी कि ये जो इंटरेक्शन इनके दरमियान में मौजूद होती है, दैट इज नोन एज हाइपरफोबिक इंटरेक्शन। ठीक है। ये जो हाइपरफोबिक इंटरेक्शन है, ये इनको एक दूसरे से प्रोपेल करके रख रही है। ये जो है वो इसके साथ अट्रैक्ट नहीं होते, ये अट्रैक्शन यानी कि एक दूसरे से प्रोपेलिंग जो है, ये हाइपरफोबिक इंटरेक्शन की वजह से है। And the distance between one nucleotide base pairs to other nucleotide base pair is 0.34 नैनोमीटर। यानी कि इसका जो डिस्टेंस होगा वो 0.34 नैनोमीटर है। जबकि अगर हम बात करें इस डीएनए के डायामीटर की, तो डीएनए का जो डायामीटर है दैट इज 2 नैनोमीटर। हमेशा जो इसका डायामीटर रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, और ये डायमीटर कांस्टेंट जो है दैट इज 2 नैनोमीटर, जो कि एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड के यानी कि बिल्कुल हमेशा सेम रहेगा। उसकी वजह हमने पहले भी पढ़ी है कि अगर एक साइड पे डबल रिंग है, दूसरी साइड पे क्या होगी, सिंगल रिंग नाइट्रोजनस बेस एग्जिस्ट करेगी। ये इस तरह से एक दूसरे के मौजूद होंगे। जबकि ये जो लिंकेज है हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, द लिंकेज जो इसमें एग्जिस्ट कर रही है दैट इज फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, जो कि एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ क्या कर रही है, लिंक कर रही है। तो ये लिंकेज जो है इसका नाम क्या है, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। तो ये जो फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज है दैट इज कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड्स। ये दो न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान में एक कोवलेंट बॉन्ड जो है वो कंसिडर किया जाता है। यहाँ पे इसमें हमने ये बात की कि इसका डायमीटर 2 नैनोमीटर है, दोनों एक दूसरे से इतना डिफरेंस होते हैं। जब ये हेलिकल शेप बनाते हैं तो किस तरह से होता है, देखिए स्टूडेंट्स, ये एक लीनियर शेप है इसकी। कैसी शेप है, लीनियर। जब हम हेलिकल की बात करते हैं तो ये हम ऑलरेडी भी ये शेप जो है वो डिस्कस की है। ये शेप कुछ इस तरह से हमारे पास आती है, इस तरह की। अब देखिए ये जो शेप इस तरह से आई है, ये हेलिकल शेप है, और इस हेलिकल शेप में हम ये बात जानते हैं कि अगर एक 3 प्राइम है तो दूसरा ऑलवेज क्या होगा, 5 प्राइम मौजूद होगा। तो ये इस तरफ 3 प्राइम और इस तरफ कौन सा है, 5 प्राइम। अब ये एक दूसरे के साथ जो है इनकी बॉन्डिंग मौजूद है, और ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसके अंदर जो टर्न बनता है, यानी कि ये माइनर ग्रूव है, ये कौन सा मेजर ग्रूव है, और इसका जो एक टर्न बनता है 1 टर्न, हेलिकल टर्न जो है उसका डिस्टेंस जो है वो हम पढ़ चुके हैं, दैट इज 3.4 नैनोमीटर इसका डिस्टेंस होता है। यानी कि एक मेजर ग्रूव है और दूसरा कौन सा है, माइनर ग्रूव। 1 टर्न 3.4 नैनोमीटर का बनेगा। तो स्टूडेंट, इसमें हमने एक पहला पॉइंट जो डिस्कस किया डबल स्ट्रैंडेड का, दूसरा हमने कहा कि एंटी पैरेलल है ईच अदर के, और एडेनिन ऑलवेज थाइमिन के अगेंस्ट, गुआनोसिन ऑलवेज साइटिडीन के अगेंस्ट, और इसी तरह से इनके अमाउंट अकॉर्डिंग टू एर्विन चारगाफ वो भी क्या रहती है, इक्वल रहती है, उसमें भी ऐसा कोई वेरिएशंस नहीं आती। तो ये ओवरऑल जेम्स डी वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने जो मॉडल प्रपोज किया था वो ये है। जी स्टूडेंट्स,
उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा और इसमें आपने स्टडी किया कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे होता है। डीएनए के कंपोनेंट्स आपने पहले पढ़े थे और अभी जो आपने देखा कि वो ऑर्गेनाइज किस तरह से है, डबल हेलिकल शेप किस तरह से होती है, ये सारा हमने अभी डिस्कस किया। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि अब रेप्लिकेशन कैसे होती है, हाउ वी कैन मेक एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द डीएनए, दैट इज नॉट एज डीएनए रेप्लिकेशन। फॉर टू स्टडी द डीएनए रेप्लिकेशन हमें नेक्स्ट लेक्चर में मूव करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में जाने तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।